हाय। क्या मैं दिख रहा हूँ भाई? हाय 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 हाय, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्त? जय महाकाल, राधे राधे। अरे वाह। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। हम्म। बोलो। आगे। राधे राधे। चलो। शुरू करें भाई। आप कैसे हो? अरे हम तो बहुत अच्छे हैं। जी, ये सब टॉपिक ट्वेल्थ में दोबारा पढ़ाए जाएंगे भाई साहब। इलेवंथ में इलेवंथ पढ़ाएंगे, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ पढ़ाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल नको करो। जितना इलेवंथ में पढ़ाएंगे वो ट्वेल्थ में भी पढ़ाएंगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इलेवंथ का पैसा इलेवंथ में दिया हो, ट्वेल्थ का पैसा ट्वेल्थ में दिए हो। समझे? और तुसी चक द फट नब द गिल्ली सवेरे जलंधर शाम न दिल्ली ओए। चलिए, पिछली क्लास में हमने हेट्रो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ लिए थे। हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आज हैंडसम लग रहे हो रोज की तरह। वाह, थैंक यू। सर मैं डिप्रेशन हूँ, इलेवंथ क्लास में डिप्रेशन में तो हद कर रखी है तुमने। काय का डिप्रेशन? डिप्रेशन नहीं है वो, डीमोटिवेशन है। दोनों में अंतर समझो। क्या बोला बेटा? डिप्रेशन और डीमोटिवेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप डिप्रेस नहीं हो, डिप्रेशन आपको नहीं पता क्या होता है, आप डीमोटिवेटेड हो बस। और आप जब भी डीमोटिवेटेड हो तो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लेक्चर अच्छे से कर लो और उसमें जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लो। जैसे ही आप सवाल कर लोगे रोहित, आपका डिप्रेशन यानी कि डिमोटिवेशन भाग जाएगा। देखो, पिछली क्लास में हमने एनओ का डायग्राम पढ़ा था, अब हम सीओ का डायग्राम पढ़ रहे हैं। ये आपको याद है नॉन बॉन्डिंग में गया था, ये भी आपको याद है नॉन बॉन्डिंग में गया था। हम्म। उसके बाद आपको पता है कि ये और ये मिलेंगे तो ऐसे बनेगा, और ये पी 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 मिलेंगे तो याद करो, सीओ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन जैसा बनेगा ये। अब आप सोचो, 14 इलेक्ट्रॉन भरने थे, इसमें भरो। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 11 12 13 14, यहाँ भर दिया। कुछ नहीं पढ़ाया, अभी शुरू किया। ये भरा अपन ने 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है ये। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो हाफ। बॉन्ड ऑर्डर में ये तो दोनों नॉन बॉन्डिंग थे, तो दो, तो चार, तो छः, तो आठ। तो आठ माइनस कितना एंटी बॉन्डिंग में है? दो। तो ये कितना हुआ? हाफ इंटू आठ में से दो गया तो छः, यानी कि तीन। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? तीन। नेचर की बात करो तो नेचर आ गई डायामैग्नेटिक। लेकिन ये तभी एक्सेप्ट करोगे आप जब ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, किसी फैक्ट से मैच करेगा। तो ये देखो, ये सीओ से सीओ प्लस गया, आया ना? ये सीओ से सीओ प्लस गया, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है तीन से कितना होना चाहिए? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है बॉन्डिंग से 2.5। तो जब इसकी बॉन्ड लेंथ से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का मैच कराया तो पता है क्या आया? ये आया। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ, देख के बताओ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? बोलो। यहाँ से यहाँ गया तो कम हुआ या ज़्यादा हुआ?
हम्म। यहां से यहाँ गए तो ये कम हुआ या ज्यादा हुआ? बोलो। कम हो रहा है भाई साहब, यहां से यहां जाने पर ये जो है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से यहाँ ज- कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ से यहाँ बढ़नी चाहिए थी। तो इसका मतलब दिस डायग्राम इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये डायग्राम एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, रीजन बीइंग कि ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था लल्ला। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसलिए फिर एक साइंटिस्ट आया। पूछो कौन? कुल्जन। कौन आया? कुल्जन मॉडल। फिर एक साइंटिस्ट आया, कौन आया बताओ? कुल्जन। तो कुल्जन जो आया, ठीक है। अब इधर देखो, कुल्जन मॉडल ने जो बनाया डायग्राम वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं 2 मिनट में डायग्राम बना रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं समझना। आपको सिर्फ उसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है, बस आपको एक लाइन समझानी है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है? इधर देखो।
ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अभी रुक जाओ, कुछ नहीं लिखना, सुनते जाओ, मैं समझाऊंगा अभी, है ना। सबसे पहले ये बीच वाला डायग्राम है, आपको बस इसमें कितने कितने भरने इलेक्ट्रॉन बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 14। हाँ, कॉपी में बनाना है, बिल्कुल प्रकाश। कॉपी में बनाना भी है, सब कुछ करना है, बस समझना नहीं है, उसको लिखा हुआ रहने दो ताकि याद रहे। ये सीओ का कुलजन मॉडल है, जल्दी बनाओ इसको, चलो। कौन होते हैं लल्ला? ये कुछ समझ में नहीं आ, ऋषभ समझना भी नहीं है ना यार, मना किया ना आपको भी, इसको नहीं समझना, इसको मैं एक लाइन समझाऊंगा, वो समझना है बस, ये सब नोट करो। हाय ऋषभ, ये क्यों हो रहा है ये अभी बताएंगे ना। क्योंकि सीओ का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, वो जब हमने होमो की तरह अज्यूम किया तो उससे आंसर गलत आया। तो बेटा जब उससे गलत आंसर आया, तो गलत आंसर आने पर एक साइंटिस्ट आया कुलजन, उसने सीओ का ओरिजिनल डायग्राम बनाया। दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसमें कुछ समझाना चाहता हूं, बस इसलिए डायग्राम बनाया। आप चाहते तो मैं आपको इसको लाइन लिख देता तो वो फील नहीं आती अंदर से, तो फीलिंग के लिए डायग्राम बनाया। आपसे एक अनुरोध किया कि ये डायग्राम आपको नहीं समझना, अभी 12th में जब आओगे तो मैं समझा दूंगा। नेचर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से देखते हैं ना प्रणव। हाँ, बस कॉपी करना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें एक भी नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा बेटा, इट इज अ डायामैग्नेटिक। अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज अ डायामैग्नेटिक। सब कुछ लिखना है एज इट इज। लिख लिया? तनिष्क, ऐसे फालतू बातें लिखोगे तो कैसे जाओगे? डर के आगे जीते नींबू पानी। आगे बढ़े, अभी तो पूरा साल बचा है। हमारे हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। ठीक है। आगे बढ़े। अब इसको ध्यान से देखो कि जब आप इसमें सीओ से सीओ प्लस बनाएंगे, दोबारा बोलो, सीओ से जब सीओ प्लस बनाएंगे तो यहां से आप देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो सीओ से अगर सीओ प्लस बनाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन सीओ प्लस इज फॉर्म्ड, देन इलेक्ट्रॉन removed from then electron removed from non bonding molecular orbital having
एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। हैविंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। यहां पे आप देखोगे जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एंटी बॉन्डिंग के जस्ट पास है। बचपन में ऐसा पढ़ा था, संगति का असर। कई बार माताजी डांट देती थी कि इससे दूर रहे, पिताजी कहते थे उसके साथ मत बैठा कर, तो वो बिगाड़ देगा तेरे को एकदम। मत सुना करो तुम उस रेंचो की बात, तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है उस रेंचो ने। जो वो तुम्हें सोचना चाहता है वही सोचने के लिए कहता है, जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है। अरे वो खुद तो टॉप कर लेता है, तुम किस तरह करोगे? ये तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती फरहान? तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है वो। छोड़ दो उसकी संगति। याद आया? संगति का असर होता है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग है भाई, उसके इसके बगल में एंटी बॉन्डिंग। तो इसके पास कौन सा कैरेक्टर आएगा? एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो जब आप ये नॉन बॉन्डिंग से बाहर निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर से निकलेगा, इसलिए सो बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली इंक्रीजेस। दोबारा बोलो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज होगा बस। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए वो स्लाइटली कम होता है। कितना कम होगा वैल्यू नहीं बता सकते, हल्का सा कम होगा बस। क्लियर? तो इससे वो वैल्यू आप जो समझ रहे थे वो सही हो गया। तो आपको सीओ के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। पूछो क्या? कि जो सीओ है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलेगा? जो सीओ है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा बताओ? नॉन बॉन्डिंग से निकलेगा, हैविंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, जिसकी वजह से आपका बढ़ जाएगा ये। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। सुमित, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ? नॉन बॉन्डिंग से, हैविंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अभिजीत समझो ना बेटा। नॉन बॉन्डिंग हैविंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हल्का सा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। एंटी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है कि घट जाता है? बोलो। बॉन्ड ऑर्डर हल्का सा बढ़ेगा। एंटी बॉन्ड तो हल्का सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हल्का सा घटेगा। तो वही तो घट रहा है। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कैसे? दीपिका उसके पास में है ना। यही तो संगति का असर होता है, जो जिसके पास होता है उसका कैरेक्टर आता है। दीपिका, दीपिका जी, ये एंटी बॉन्डिंग के पास है इसलिए बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर। 0.5 नहीं होगा, 0.5 होता तो एंटी बॉन्डिंग से निकलता। 0.5 नहीं बोलना है बेटा ऋषभ। 0.5 मतलब तो होता फिर एंटी बॉन्डिंग से निकले। दीपिका बेटा आपको समझ, ओ माय गॉड सो स्वीट, हाउ स्वीट, ओ माय गॉड, गुड टू सी यू। हाय दीपिका, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ओ माय गॉड, आई होप अच्छी होंगी। हाय पूर्वी, ओ माय गॉड कैसी हैं आप? आई होप अच्छी होंगी। आगे बढ़े। चले, दौड़े, भागें। अब कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे हम। पहला, वो बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन B2 एंड C2। क्या बोला उसने बताओ?
फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन B2 एंड C2। अब इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो कैसे देखते हैं उनके वो मैं बताता हूँ। बचपन में हमने एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट करने का टाइम दे दीजिए बेटा। आप क्लास के बाद कर लेना गोविंद, आई थिंक यू आर लेट। तो बेटा ये डिजर्व नहीं करता ना कि आपको वापस फर्स्ट स्लाइड दिखाएं। आप ना लास्ट क्लास खत्म होगी उसके बाद देख लेना, आप लिख लेना, अभी आप कंटिन्यू करो यहाँ से। तो अपन इसी तरह से अब मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। दोस्तों अगर 10 हैं तो आपको नाइट्रोजन जैसा बनाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन जैसा बनाने के लिए यहाँ π2p और ये π2pz आएगा। क्या बोला जल्दी बताओ। नाइट्रोजन जैसा बनाने के लिए क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरो B2 में, 2 2 4 2 6 8 9 और एक 10, ऐसे जने भरेगा। यहाँ से यहाँ गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, समझ में आया कहाँ यार, तू हर बात में पहले ही बैठ जाता है समझाने से पहले ही। सुमित ऐसे नहीं चलेगा काम, दिस इज वेरी रॉन्ग, यू आर एज ITJ। मैं कर रहा हूँ ना बात, तू क्यों बोल रहा अभी। बेटा मैं कर लूंगा मैं। नाइट्रोजन जैसा इसलिए बनाते हैं बेटा अभिजीत, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो तो नाइट्रोजन जैसा, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन जैसा। ठीक है, और इसको मैंने कैसे लिखा याद है, ऐसे। यहाँ पर आपका सिग्मा 1s होता था, फिर यहाँ सिग्मा स्टार 1s होता था, याद आया। फिर यहाँ पर आपका सिग्मा 2s होता था, फिर यहाँ सिग्मा स्टार 2s होता था। और जब नाइट्रोजन आया था तो ऐसे बनाया था, π2py और π2pz। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं लोअर, फिर ये फिर ये फिर ये और ये दोनों, फिर इसका नंबर आता। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इन दोनों में से आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ, 0। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ कितना आएगा, 2 - 2 बराबर 0। और अगर यहाँ इन दोनों की बात करेंगे तो ये आपके बॉन्डिंग में 2 हैं, ये 0 हैं। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ, इन दोनों में कैलकुलेट करें तो 2 - 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। तो यानी कि जो बोरोन और बोरोन है उसमें आपका क्या आएगा, एक बॉन्ड आएगा ये, आया ना। और वो एक बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से बना हुआ है, पाई ऑर्बिटल से, तो आप क्या बोलोगे इसमें 1 पाई बॉन्ड, क्या बोलोगे 1 पाई बॉन्ड। तो बोरोन बोरोन में 1 पाई बॉन्ड होता है। अब आपको एक नई थ्योरी पता चली कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 नहीं, गलत, 3 बनते थे, याद है। मैक्सिमम कितने बनते थे, 3। और उनमें एक पाई बॉन्ड हो, दो, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम एक पाई बॉन्ड हो सकता है, सॉरी एक सिग्मा हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। एमओटी कहती है कि पहला सिग्मा भी हो सकता है, पहला पाई भी हो सकता है। वीबीटी कहती है पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, एमओटी कहती है पहला पाई भी हो सकता है, और यही है कि यहाँ पाई है। अब ये 0 क्यों आया कोई बता सकता है, क्योंकि ये जो है ना ये तो बॉन्डिंग है, ये वाले, ये भी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2px। ये सब एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले खाली पड़े ना, तो एंटी बॉन्डिंग वाले खाली हैं, यानी कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग्स में। तो इनमें अगर कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, 0 ही तो है इलेक्ट्रॉन, तो 0 रख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई के इलेक्ट्रॉन है।
पाई के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड कहेंगे, ये कहलाते हैं एमओटी। पाई बॉन्ड कैसा है बताया ना, ओए सुखप्रीत। मैं इंडिविजुअल नहीं बता रहा हिमांशी, मैं ये समझाने की बात बता रहा हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन बॉन्ड फॉर्मेशन में जीरो आएगा, इनका कंट्रीब्यूशन बॉन्ड फॉर्मेशन में जीरो आएगा। हम किसको फॉलो करें, हम दोनों को फॉलो करेंगे। B2 में पूछेगा तो पाई बॉन्ड है, और ऐसे नॉर्मल आप बात कर रहे हो तो आपको पता ही है। नॉन बॉन्डिंग में नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जीरो लिखा। क्योंकि फॉर्मूला हम कल बताए थे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम कल बताए थे ना, क्या होता है बताओ? हाफ एन बी माइनस एन ए, जहां पर एन बी बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और एन ए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्लियर दोस्तों? आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, जबरदस्ती की नेतागिरी करनी है तो अलग बात है। अभी ऐसे डाउट पूछ रहे हैं जैसे नाक से भी पानी अंदर ही जाता है ना पेट पे। अब आप होटल में गए और वहां उसने सूप ला के दिया हॉट एंड सोर, अब आप स्ट्रो लेके बोल रहे हो वहां पे कि अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नाक से भी पी सकते हैं मुंह से पी सकते हैं, भैया भाई किससे पीऊं? तो नाक से पियोगे क्या यहाँ पे? इट इज़ वेरी टेस्टी, हॉट एंड सोर, गुड। इस तरह के डाउट है जो तुम बोल रहे हो अभी। सवाल आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, वहां पे क्वेश्चन क्लियर कट रहेगा। बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड बन रहा है ना यमन, यही तो समझा रही है मोटी, कि ऐसे नहीं बनता बॉन्ड जैसे आप सोच रहे हो, ये बन गया। ठीक है, अब अगला देखो। आप मुझे खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप C2 में कितने हैं चलो बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, C2 में बताओ। इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया था कि उनकी एनर्जी बराबर थी ना, ये दोनों सेम एनर्जी पर थे राज, ये दोनों सेम एनर्जी पे तो बराबर एनर्जी है इसलिए। देखो C2 की बात करो, वापस वही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p बराबर पाई 2pz। अब इलेक्ट्रॉन C2 में 12 होते हैं तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, नौ, 10, 11, 12, यानी कि दो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, ऐसे आएगा। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरो, इसमें देखोगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरो, इसमें देखेंगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरो, और इसमें देखेंगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरो। तो अपने आप ही समझ में आ गया। यहाँ जब निकालोगे आप तो यहाँ क्या आएगा, 2 - 2, यानी कि जीरो। यहाँ देखेंगे तो 2 - 2, जीरो। यहाँ देखेंगे तो टू माइनस, सॉरी, बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं यहाँ, 4, 4 - 0, 4, यानी कि 2। तो इसका मतलब इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे। क्लियर सबको? काफ़ी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, इन्हीं का तो आएगा कंट्रीब्यूशन, बोला। ठीक है, चलिए।
अब कुछ सवाल आएंगे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ आई ई मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा उसने कि N2 और O2 में बताओ। अब कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी का लॉजिक क्या होता है वो समझना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर N2 बनाया, तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम जब मैं बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। और आप देखो ध्यान से कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पड़े हुए हैं? बॉन्डिंग में। और जब मैं इसमें O2 का बनाऊं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरे हुए हैं। तो यहां पर आप देखो, ये जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। क्लियर? ये O2 जो है यहाँ कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग में। और ये जो N2 है वो कहाँ है? बॉन्डिंग में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये आपको जिंदगी भर के लिए याद रख लो आप, कि N2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग में, और O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो यहां अगर अपन देखें ध्यान से इन दोनों को, तो क्या होगा? इस एक्सिस पर आपको पता है एनर्जी लेते हैं, इस एक्सिस पर आपको पता है कि हम एनर्जी लेते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाई एनर्जी लेवल पर जो होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि जो हाई एनर्जी पर है वो दूर है, इसका मतलब। तो दूर है तो आप क्या करते हैं? अट्रैक्शन कम रखेंगे उसमें। दिमाग की बत्ती जल रही है? जो दूर होगा उसको आप खींच नहीं सकते। हाँ या ना? फील आ रही है कुछ? एक लॉजिक हमेशा बस आयन एनर्जी के लिए माइंड में रखो कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर होगा तो उसे निकालना आसान होगा, और आसान होगा तो आयन एनर्जी कम होगी। O2 में एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे जो कि हाई एनर्जी पर है, N2 में बॉन्डिंग से निकालोगे जो कि लो एनर्जी पर है, तो उसमें से निकालना मुश्किल होगा या आसान? तो O2 में से निकालना आसान होगा, इसलिए उसका एनर्जी कम होगा। तो इसलिए आंसर आएगा N2। लेकिन अब उसने चेंज करके पूछ लिया कि अगर N2 और N में पूछ ले तो। अब N मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2p है। अब नोटिस करो आप, 2p और बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग हमेशा उसके नीचे रहेगा। 2p और बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हमेशा उसके नीचे रहेगा। देखो इधर, बोलो, ये दिख रहा है? ये क्या नीचे रहेगा, हाँ या ना? तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, वहां से आसानी से निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आसानी से निकाल देंगे। तो इसका मतलब N2 का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वहीं N2 और O का निकाले तो O में कहाँ होगा? 2p पे, वापस वहीं, और N2 में नीचे होगा, तो वही N2 का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं यहीं चेंज करके O2 और N में पूछूं और O2 और O में पूछूं, तो O2 की बात करेंगे तो O2 में तो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, इसमें नीचे से निकलेगा। अरे कौन है यार, इस सुखप्रीत, मतलब यार मतलब हद कर देते हो यार कभी कभी। बिल्कुल, क्या मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या खा। मैं कर रहा हूँ ना बात बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम आप
ये डायग्राम ऐसे बनाया था ना अपन ने, ये, फिर ये, फिर ये थे, यहाँ पे 2p होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होता है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है। तो नाइट्रोजन के केस में तो बेटा नीचे है ना बॉन्डिंग सुखप्रीत, तो इसमें से निकालना मुश्किल होगा ना, इसमें से आसानी से निकलेगा, तो इसका कम होगा, N2 का ज़्यादा होगा। O2 के केस में उल्टा सोचो, एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर, तो इसका ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा। अब जो सवाल आ रहा है वो सोच के बताओ, NO और O2 का। सुखप्रीत आप प्लीज़ बताओ, समझ में आया नहीं आया? यार मैं तो मैथमेटिकली कर रहा हूँ सारे सवालों को। चलो करो। जी हमेशा बॉन्डिंग नीचे ही होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से हिमांशु, और एंटी बॉन्डिंग हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होता है। एन और O2 में किसका ज़्यादा होगा सोचो। देखो O2 का ज़्यादा होगा, पूछो क्यों? अगर आप NO का याद करो लास्ट तो NO में आखिरी जो होता है वो ऐसे होता है इसमें, और O2 में देखो तो ऐसे होता है। यहाँ देखोगे आप ध्यान से तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं लग रहा हाफ फील्ड हो गया ये, और ऐसा नहीं लग रहा ये अकेला ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देगा ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तुरंत? बोलो। बोलो, ये हाफ फील्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा? यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इस केस में अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसका मतलब दोनों में एनर्जी लेवल तो सेम है। यहाँ से निकालेंगे तो तुरंत निकल करके नीचे आ जाएगा, और वहाँ दोनों हाफ फील्ड हैं, तो अगर हाफ फील्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऑर्डर कैसे लिखाना है बेटा सुमित, आप लेट हैं, आप 2 लेक्चर का बैकलॉग आप पहले कवर करो फिर क्लास में डाउट पूछो, है ना? शुरू से जब हम पढ़ते हैं तब आपको कोई डाउट नहीं आता है। और ये आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए और मैनर्स भी होना चाहिए कि अगर आपने ये टॉपिक बीच में से स्टार्ट किया है तो आप ऐसे मत पूछो प्लीज़, है ना? ठीक है बेटा रजनीश, आप भी बेटा, है ना, इस टॉपिक के बाद जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा बेटा, है ना? राज किश, है ना, वो आपके लिए बेस्ट होगा कि आपका नया चैप्टर आएगा, उस नए चैप्टर से कंटिन्यू करना, ठीक है बेटा? प्लीज़ जो बच्चे शुरू से कंटिन्यू एमओटी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैकलॉग करने के लिए संडे टू संडे का एक टाइम बनाओ, उसमें करो आप, ठीक है? सर शुरू से किया है तो डायग्राम बनाना सिखाया था ना पिछली क्लास में ही एनओ का, ये O2 के बनाए थे डायग्राम, वही तो बनाए हैं, और क्या बनाया मैंने, एनओ का डायग्राम नहीं बनाया था जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन था एंटी बॉन्डिंग में? O2 में अंदर बनाए थे लास्ट इलेक्ट्रॉन दो थे सुमित, क्या समझ में नहीं आ रहा फिर आपको? अब मुझे बताओ हाफ फील्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है यही ज्यादा होगा, हाँ या ना? पक्का? अब बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया एनओ और O2? हाँ एमओटी का आज लास्ट लेक्चर है खत्म। अब बताओ इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे लल्ला? साइन किस तरफ आएगा, मतलब जिसका ज़्यादा एनर्जी होगा ना,
वो ज़्यादा एनर्जी की तरफ जा रहा है, ये कम है तो इसकी तरफ कम आया, एरो पीछे की तरफ आया। ये जो मूव ऐसे होता है तो इसका मतलब ज़्यादा इसका है कम उसका है सुमित। आगे बढ़े, नहीं एमओटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है चालू। तीसरा सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। जैसे F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये F2 की बात करेंगे तो ये कलर होगा पेल येलो, इसका होगा ग्रीनिश येलो, इसका होगा रेडिश ब्राउन और इसका होगा वॉयलेट। क्वेश्चन क्या है कि हेलोजन्स आर डायामैग्नेटिक एंड कलरफुल, एक्सप्लेन। तो इसका एक आंसर तो बहुत सिंपल है जो लैंग्वेज में आएगा, और वो आंसर आएगा ड्यू टू होमो लूमो ट्रांजिशन। क्या आएगा बताओ? होमो लूमो ट्रांजिशन क्या आएगा बताओ? ड्यू टू होमो लूमो ट्रांजिशन। अब ये होमो लूमो ट्रांजिशन में पहले तो ये समझें कि होमो का फुल फॉर्म क्या है। तो होमो का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, तो फुल फॉर्म समझ में आ गया? हो गया। अब देखो, दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा होमो लूमो ट्रांजिशन का मतलब क्या है। जैसे F2 है, लास्ट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये लास्ट डायग्राम क्या होता है बताओ? आखिरी वाले ऑर्बिटल बनाता हूं मैं हमेशा। यहां पर ये क्या है, इस एक्सिस पर एनर्जी, इस एक्सिस पर क्या है, एनर्जी। दोबारा बोलो, इस एक्सिस पर क्या है, एनर्जी। अब इसमें F2 में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, ये है,
जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये आएगा। जो सबसे ज्यादा एनर्जी का भरा हुआ है ऑर्बिटल है वो कहलाता है होमो, और जो सबसे कम एनर्जी का खाली है वो कहलाता है लूमो। दोबारा से बोलो। जो सबसे, हाँ कलर याद करने बेटा, है ना। ये होमो का मतलब हिंदी में समझे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला भरा हुआ ऑर्बिट। भरा हुआ मतलब फुल फुल भरा हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड भरा हुआ। मतलब खाली नहीं होना चाहिए। और ये आपके देखोगे तो सबसे कम एनर्जी का है जो खाली है, क्योंकि इसके ऊपर और ऑर्बिटल जो होंगे उनकी एनर्जी तो और ज़्यादा होगी। नहीं आया समझ में भाई, इसके अंदर जो भी और होंगे उनकी एनर्जी तो और ज़्यादा होगी। क्लियर। तो होमोलूमो समझ में आ गया, होमोलूमो ट्रांजिशन। एक रूल और होता है हमारे सिलेबस में, 20 इलेक्ट्रॉन तक का एमओटी है। दोबारा बोलो। हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक का एमओटी है। दोबारा बोलो। 20 इलेक्ट्रॉन तक का एमओटी है। तो अगर मान लीजिए कोई और मॉलिक्यूल आ गया तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए Cl2 का बनाने के लिए आ गया तो आप F2 की तरह बना दोगे। मान लो S2 का बनाने के लिए आ गया तो O2 की तरह बना दोगे। मान लीजिए आपका किसकी तरह आ गया, हाँ शुरू से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। मान लीजिए ब्रोमीन का आ गया तो F2 की तरह, क्योंकि उसके नीचे वाला बना दोगे। सल्फर S2 का आ गया तो ऑक्सीजन की तरह। फास्फोरस का आ गया तो नाइट्रोजन की तरह। क्लियर हो गया। लूमो का मतलब है लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो हेलोजन कलरफुल क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाता है, यहां से वहां जा रहा है, इसको कहते हैं अपन होमो लूमो ट्रांजिशन। यहां से वहां गया, इसको कहेंगे होमो लूमो ट्रांजिशन। समझ में आ गया। अब एक मजेदार बात होती है, ध्यान से सुनना। कलर जो होता है ना वो इस वजह से आता है क्योंकि ये रीजन होता है कलर के लिए रेस्पॉन्सिव, VIBGYOR। तो VIBGYOR अगर होगा, NO2 का नहीं बनेगा बेटा, है ना। NO2 का हम VBT से बनाएंगे। डाई एटॉमिक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या बोला बेटा हिमांशी, डाई एटॉमिक, जैसे NOS। NO2 का तो VBT से बनाया था ना स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड बना के वो। विबज्योर जो होता है कलर होता है, इस विबज्योर में लेमडा जाएगा, न्यू कम होगा और ई कम होगा। तो न्यू बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा, न्यू घटेगा, ई घटेगा। अब ये आपका VIBGYOR विबज्योर। इस विबज्योर को अगर स्पेलिंग को मैंने इसे सर्कल में घुमा के लिख दिया, बोलो, अगर मैंने इस सर्कल को घुमा के रख दिया तो क्या होगा बताओ। आपस में जब कॉम्प्लीमेंट्री, जल्दी बोलो। आगे इसके कॉम इस ये जो बना दिया, अब इसके अंदर एक रूल होता है कि मान लो अगर कोई ये कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, वॉयलेट इंडिगो, तो ये दिखाई देगा येलो। कोई अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन, ऑरेंज कर रहा है तो ब्लू, ब्लू कर रहा है तो ऑरेंज। ये सर्कल याद करना है हमेशा के लिए आपको, बहुत काम आएगा, 12th में भी है। एक इलेक्ट्रॉन ही जाता है ट्रांजिशन करने, यमन। क्लियर हो गया। ये आपको याद हो गया। अब यहां से लॉजिक चलता है, जब आप F2 Cl2 Br2 और I2 में जाते हो तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, तो साइज बढ़ने पर आपको पता है क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है, ये होमोलूमो का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ये गैप कम होता जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा गैप कम होगा। तो आपको पता है ई बराबर क्या होता है, HC/λ। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा। दोबारा बोलो।
लेमडा अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। यहां अगर हम देखेंगे फ्लोरीन के केस में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी अगर सबसे ज्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेंट इंडिगो होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा जंप मारने, यहां से वहां, तो यहां से वहां जब वो जंप मारने जाएगा तो वो वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और अगर वो वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो येलो दिखेगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब देखो आप, वो येलो दिख रहा है, इसीलिए वो येलो दिख रहा है। आई होप समझ में आया होगा कुछ कुछ। आर्यन, मैंने इसमें कुछ नहीं समझाया। विबजियोर को एक सर्कल में बना दिया और ये कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को। आर्यन, ये कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इस स्पेलिंग को इसमें रख के ऐसे घुमा दिया मैंने, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जो वॉयलेट इंडिगो को एब्जॉर्ब करेगा वो कैसा दिखेगा? येलो। येलो को एब्जॉर्ब करता तो वॉयलेट इंडिगो। हाँ, क्लोरीन की साइज तो बड़ी है ना, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे गैप कम होगा। जैसे जैसे अक्षत साइज बढ़ेगा इनका गैप कम होता चला जाएगा। होमोलूमो का। समझ रहे हो? एक्चुअली पता है तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते यार। कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी जिंदगी इसी में चली जाएगी। ये हरा क्यों, ये पीला क्यों है, ये गुलाब जामुन में लाल चटनी डाल के क्यों नहीं खाते हैं, इसी में जिंदगी निकाल देना तुम बस। गुलाब जामुन में लाल चटनी डाल के खा लूं तो क्या होगा, अगर हरी डालें तो क्या होगा? अच्छा, कचौरी में ही क्यों डालते हैं लाल चटनी? क्या है ये? कहीं तो कम से कम कुछ तो सोचा करो बे, डाउट का लेवल तो बढ़ाओ कम से कम। सामने लिख दी चीज, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, ये कह रहा है वॉयलेट इंडिको एब्जॉर्ब करते हैं तो येलो दिखता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। येलो एब्जॉर्ब करे तो ये दिखता है। अब ये इस कॉन्सेप्ट को तो पहले समझो, याद कर लो दिमाग में, इसको अप्लाई करना है बस। एनओ में जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा दोनों ही। ठीक है जतिन, जतिन भैया पूछ रहे हैं कि एनओ में कौन सा होगा होमो। अगर हुंस रूल आपको पता हो तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में है, तो दिस इज होमो और वो लूमो। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है इन दोनों में से, क्योंकि दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आया बेटा? मैं कर रहा हूँ ना बात, तू यार मेरा फीडबैक खराब करेगा। 11th के बच्चे, इन्हें नहीं पता क्वालिटी क्या होती है, कंटेंट क्या होता है। तू समझ, इनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि डांट रहे हैं बस, अच्छा टीचर नहीं है। कुछ बोलना नहीं चाहिए बस, अच्छा टीचर नहीं है। इनको ये मत समझाओ कि तुम्हारा भाई डाउट को इम्प्रूव करो। स्किल्स बढ़ानी पड़ती है, आईटी के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। वो मत बताओ इनको, सिर्फ चुपचाप बताते जाओ ताकि ये जैसे हैं वैसे ही रहे। तू क्यों नेतागिरी करता है? ये मेरा फीडबैक खराब करने, अगले साल नहीं आएंगे मेरे से पढ़ने। समझता ही नहीं है यार। कक्षा में होने वाले बेटा किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना ले, ये मात्र एक मनोरंजन का साधन है। ठीक है? इसे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। समझ में आ गया सबको? अब आपका वो एक डाउट बच रहा था, याद हो तो, कि नाइट्रोजन के केस में वो नीचे क्यों था और वो ऊपर क्यों था? लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना प्रणय। अब देखो ये क्या है ना, लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा को।
नोट करो इसको अच्छे से पहले। लिख लिया? आगे बढ़े। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। चलिए, आई होप हो गया होगा। अब वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन में वो नीचे क्यों था और यहाँ ऊपर क्यों था। देखो, सबसे पहले जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो O2 का डायग्राम था। ये ठीक है। ये आपका सिग्मा 1s कहलाता है। ये सिग्मा 1s स्टार कहलाता था। ये सिग्मा 2s था। ये सिग्मा स्टार 2s। ये 2px था। सिग्मा स्टार 2px। ये पाई 2py है। पाई 2pz। ये पाई स्टार 2py है। पाई स्टार 2pz है। पहले यही डायग्राम था एक O2 का, ध्यान से सुनना प्लीज। अब इसके अंदर जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करे तो आप इसी से चालू होते सब में। अब जब आप भरने गए तो नाइट्रोजन का जब आपने इसमें भरा, बोरोन का भरा और कार्बन का भरा, तो सोचो क्या होगा। जल्दी बोलो। जब आपने इसमें भरा तो क्या हुआ बताओ। आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ये वाला मैं लिख रहा हूँ। मैं भूल जाऊंगा, एकदम से याद आया मुझे।
ये है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आएंगे अब इसमें, समझ रहे हो बात को। हो गया। अब इधर देखो, अब इस तरफ चलें अगर अपन, तो हमने B2 का इलेक्ट्रो इसमें भरना शुरू किया। B2 बोरोन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छः दो आठ और दो 10। अगर मैं यहाँ भर रहा था तो B2 कैसा आ रहा था, डाया मैग्नेटिक। ध्यान से सुनना, लेकिन जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा B2 को, तो वो आया पैरा मैग्नेटिक। अब वो अगर पैरा मैग्नेटिक आया तो समझ गया अब क्या हुआ। वो अगर पैरा मैग्नेटिक आया है तो ये तो इसका मतलब ये डायग्राम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आया ना। चैटिंग चली गई यार। अब आया C2। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो चार दो छः दो आठ 10 11 12। इसमें भरा, इसमें अगर भरा तो क्या हुआ, बोलो। इसमें भरा तो क्या हुआ, वो तो पैरा मैग्नेटिक आ रहा है, लेकिन उसको जब डाल के देखा तो क्या आया, वो डाया मैग्नेटिक। तो C2 की प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन नहीं हुई। फिर आया N2, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 11 12 13 14। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या हुआ, तो जब पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड इससे बनेंगे तो ये हाई एनर्जी पर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर पाई हाई एनर्जी पर है तो वीक होंगे, जल्दी टूट जाएंगे। अगर वो जल्दी टूट गए तो क्या होगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए फिर दूसरा डायग्राम आया। दिमाग में आया नहीं आया साइंटिस्टों के कि भाई साहब दूसरा भी आएगा। हो गया, चलिए। तो ये तीन सवाल समझ में आए कि नहीं आए, दोबारा देखो, वापस से देखते हैं B2, क्योंकि चैटिंग चली गई थी, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। देखो, तो कितना हुआ, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10। अगर मैं B2 भरता हूं तो कितना हुआ, डाया मैग्नेटिक। जब उसको रख के देखा तो क्या हुआ, उसको रख के देखा तो क्या हुआ, वो तो पैरामैग्नेटिक था। ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये गलत है B2 के लिए। C2 को भरा, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 11 12, इससे पैरामैग्नेटिक है, एक्चुअल में रखा तो डाया मैग्नेटिक। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर आया कौन, नाइट्रोजन। तो दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, देखा, ठीक है, 11 12 13 14। तो इस हिसाब से अगर अपन चले तो ये पाई बॉन्ड इन ऑर्बिटल से बनेगा जो हाई एनर्जी पर है। और अगर वो हाई एनर्जी पर है बॉस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड वीक होने चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है, रिएक्शन के लिए आसानी से नहीं टूटता। बोलो, वो तो इनर्ट होता है, वो तो आसानी से नहीं टूटता। तो आसानी से नहीं टूटेगा, इस हिसाब से क्या होगा बताओ। ये एनर्जी लेवल डायग्राम तो गलत है, बोलो।
तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम गलत है, तो इसका मतलब कोई नया एनर्जी लेवल डायग्राम आया होगा। अब वो नया एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, देखो, नॉन क्रॉसिंग थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है? नॉन क्रॉसिंग थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल रिपल ईच अदर, सॉरी सेम सिमेट्री, ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर। क्या हुआ बताओ? सेम सिमेट्री वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो रिपल ईच अदर। अब यहां पर देखो आप ध्यान से, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वाले सब एक्सियल वाले जीरेड थे, एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड थे। एक्सियल वाले जीरेड थे और एंटी बॉन्डिंग जो थे वो अनजीरेड थे। एक्सियल वाले जीरेड थे, एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड थे, लेकिन पाई वालों में उल्टा था। पाई वालों में जो ये थे वो अनजीरेड थे और एंटी बॉन्डिंग जीरेड थे। सेम सिमेट्री की बात करें तो इसको देखना ध्यान से, ये वाला देखो, अगर सेम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो सिग्मा जी, और ये भी सिग्मा जी। बोलो, ये और ये एक दूसरे को धक्का देंगे। ये वाला देखो सिग्मा यू, ये सिग्मा यू और ये सिग्मा यू, ये इसको धक्का देगा ऊपर, ये इसको धक्का देगा तो ये ऊपर जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला इसको धक्का देगा तो ये ऊपर जाएगा। ये तो ऐसे कैसे बन गए बेचारे, ये इसको धक्का पड़ा लाल वाले को, ठीक है। इधर से इसको नीचे तक इसको पड़ा, आया ना? ये तो नीचे आ जाएंगे, ये भी नीचे आएगा, और ये ऐसे कैसे? तो ये जो डायग्राम बना वो देखो कौन सा बना, ये सिग्मा वन एस हो गया, ये सिग्मा स्टार वन एस हो गया, सिग्मा टू एस हो गया, सिग्मा स्टार टू एस हो गया, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड हो गया, सिग्मा टू पी एक्स हो गया। ये आपका सिग्मा स्टार टू पी एक्स हो गया। देखो ये बना नहीं बना नाइट्रोजन जैसा? अब इसके अंदर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भर, पहले बी टू भरो, दो तो चार, दो छः, दो आठ, नौ दस, डायामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक आ गया बी टू, दो दो चार, दो छः, दो आठ, नौ दस ग्यारह बारह, सी टू डायामैग्नेटिक हो गया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ऊपर देखो, तो ये जैसे ऊपर भरा आपने तो क्या हो गया, वो पाई बॉन्ड नीचे है तो पाई बॉन्ड लो एनर्जी पे है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड भी स्ट्रांग हो गया, इसलिए नहीं टूटेगा। C2 का समझ में नहीं आया बेटा? C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12, दो दो चार, दो छः, दो आठ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 9, फिर एक ये 10, क्योंकि सेम एनर्जी पे हुंस रूल फॉलो करते हैं ना शिव। तो फिर एक 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 करके भरेंगे ना पहले सेम एनर्जी वालों में, तो एक इसमें फिर एक इसमें, तो 9 10 11 12, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। शिव शिव शंकर शंभो, शंभो शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो,
शंभो शंभो, जय हो शंभो। समझ में आ रहा है शंभो? इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये नाइट्रोजन जैसा इसलिए था और ऑक्सीजन जैसा इसलिए था। तो ये वाला जो होता है वो B2 C2 और N2 के लिए होता है। इसको हम sp मिक्सिंग डायग्राम कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? sp मिक्सिंग डायग्राम ये वाला होगा। ये विदाउट sp मिक्सिंग है। तो आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या आएंगे जल्दी बताओ। अगर मान लो ऐसे सवाल उल्टा पूछे कि B2 में sp मिक्सिंग कंसिडर नहीं हो तो उसका नेचर क्या होगा? तो आपका दिमाग चलेगा ये डायग्राम कंसिडर नहीं हो तो ये वाला होगा, ये वाला होगा तो कैसा होगा वो? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, डायामैग्नेटिक होगा। ऐसे करोगे आप। फील आ रही है अंदर से? तो ये sp मिक्सिंग डायग्राम होगा ये वाला। हाय डी, हैप्पी बर्थडे। फील आई कुछ कि sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड तो इसका जैसा बनाएंगे, sp मिक्सिंग कंसिडर तो ये बना देंगे। ठीक है? अब देखो आगे। आपको ना एकदम से बोलेगा वो कि इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। N2O2 +2 NO+, CN-CO, ऐसे उलूल जुलूल दे देगा। हाँ बेटा, sp में रिपल्शन के कारण ही sp मिक्सिंग है जतिन। फिर आप देखोगे आपसे पूछेगा कि यार NO, ठीक है, N2 - O2 + इनमें बताओ। फिर बोल देगा वो O2, N2 - 2 NO इनमें बताओ। अभी 1 मिनट में 10 सेकंड में आपको कैसे करोगे इसे? तो इसका एक की पॉइंट होता है भाई। की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स। की पॉइंट क्या कहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, क्या बोला उसने बताओ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बस सीधा आंसर लिख देना, कोई कुछ नहीं करना। दोबारा बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक बराबर है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। दोबारा बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल में क्या होगा बताओ? सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? N2 में देखो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 16 में से 2 गए तो 14। यहाँ 15 में से 15 था, एक गया तो 14। यहाँ पे भी 14th, यहाँ पे भी 14th। तो जब N2 की बात करते थे तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते थे। 14 इलेक्ट्रॉन अगर होते थे तो क्या होता था? 3। तो सबका 3 आ जाएगा एक ही झटके में। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 15। इसका 2.5 है तो सबका एक झटके में 2.5। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। इसका 2। सब में 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 2।
इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। की पॉइंट का जलवा है और एमओटी का क्वेश्चन हलवा है। क्लियर। 2.5 और 2 कैसे हुआ बेटा? एनओ के अंदर अपन को याद था ना, एनओ 15 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 रखता है। एनओ क्या था? 15 इलेक्ट्रॉन था, तो कितना रखेगा वो? 2.5। ये हमेशा याद होना चाहिए। 14 इलेक्ट्रॉन है, 14th तो 3। 15 इलेक्ट्रॉन 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब एक क्वेश्चन पूछता है वो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अगर मान लीजिए किसी के बीच में एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप तुरंत बोल दोगे 1। दो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2। लेकिन जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और वो अपन ने पढ़ा था, हाफ एन ए माइनस एन वी। एन ए बराबर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर दोस्तों? अब इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या हो सकता है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, देखो आप, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और फ्रैक्शनल भी आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या हो सकता है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। यमन अभी तो ठीक है। अब नोट करके क्या लिख रहे हैं कि इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स जीरो और नेगेटिव, तो फिर कह रहा है वो कि देन मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला बताओ? इफ बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ जाए किसी का या नेगेटिव, अब हमने जितना पढ़ा उसमें हमारे को पता लगेगा कि जीरो तक तो पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव कैसे आएगा? तो नेगेटिव तब आता है जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए किसी भी केस में। पलक जी ने एक स्ट्रक्चर पूछा है, मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर का होता है बेटा, ये रहा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ +1 है, यहाँ माइनस है। ठीक है। अब इधर देखो, इस पर भी फोकस कर ले पलक। वो तो आ गया ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो बेटा, है ना, ये हम पी ब्लॉक में आते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे। हाय पलक, थैंक यू, वाह, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो या नेगेटिव आ गया तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, He2, Be2, Ne2, इनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो सवाल ऐसे आएंगे तो करा दोगे? क्या सवाल आएंगे ऐसे कि भैया ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं कर रहा। क्लियर है दोस्तों?
बोलो भाई। हम्म। हरि अनंत हरि कथा अनंता। छोड़ देंगे, 2 मिनट तो पूछ लो भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा। क्लियर हो गया भाई? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। अब किसी का अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स fractional, then if bond order becomes fractional, then molecule itself unstable. Molecule itself unstable, but जैसे मान लो O2 है और NO है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब इसको ध्यान से सुनना। फील लेते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है जो आईटी में सेलेक्ट हुआ, उसका पैकेज लगा मान लो 20 लाख रुपए, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हुआ 2 लाख रुपए। आपका, आप में से किसी एक और दोस्त है, उसका सिलेक्शन है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये लगी महीना, यानी 6 लाख रुपए, और उसका इंक्रीमेंट हुआ 10,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो 10,000 रुपये वाला जो हुआ ना, वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी कंपनी जो है वो 10,000 उसको दिया, उसका सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, आज तक किसी का नहीं हुआ इतना, तो बड़ा खुश मिठाई बांट रहा है। और एक जो इधर 2 लाख रुपए उसको सैलरी बढ़ी, वो उदास बैठा हुआ है। अब उसका रीज़न पता है क्या है? जो आईआईटी में है उसका 2 लाख बढ़ा, तो उसको पता है कि और बढ़ सकता था, ये तो बहुत कम दिया है इन्होंने, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड। इसको पता है जितना मिल सकता था उतना मिला है, तो रिलेटिवली वो अनस्टेबल हो रहा है अपने मन में। लेकिन अगर कंपेयर करो इन दोनों को, तो भाई इसके पैसे बहुत ज्यादा बढ़े हैं उससे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल इट्स सेल्फ अनस्टेबल होते हैं, मतलब वो और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं और स्टेबल हो जाऊं। जैसे एनो, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एनओ प्लस बनेगा, एनओ प्लस बनेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। और 3 हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हो तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ अनस्टेबल है, तो बोलोगे हाँ। क्लियर? ये आपका समाप्त हो गया एमओटी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पढ़कर आना, होमवर्क कर लेना। ठीक है?